नमस्कार दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन सीरीज के इस पहले लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्टेंस प्रोटेक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि इंग्लिश सेशन में जब हमने अपने जितने थियोरेटिकल सेशंस किए हैं, जितने भी थियोरेटिकल वीडियोस अपलोड किए हैं, वो सभी पीपीटी के माध्यम से बताए गए हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली वही सेम पीपीटी यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए कुछ अलग से पीपीटी बनाया गया है। उसी सेम पीपीटी को हिंदी सेशन में भी यूज किया जा रहा है। पीपीटी इंग्लिश में ही है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन हिंदी में किया जा रहा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर, ओवर करंट प्रोटेक्शंस की क्या लिमिटेशंस है, क्यों डिस्टेंस प्रोटेक्शन पिक्चर में आया, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर, मीन्स आपका क्वाड्रिलेटरल मोव, प्लेन इम्पीडेंस, लेंटिकुलर, पॉलीगन, इस सभी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कि जोन्स ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्या होते हैं, इनके रिच कैसे डिसाइड किए जाते हैं, इनका टाइप ऑफ ऑपरेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, कितना हमें ऑपरेटिंग टाइम सेट करना चाहिए, कितना रीच सेट करना चाहिए जोन 1, जोन 2, जोन 3 के लिए, क्या होगा अगर मतलब एक आपका शॉर्ट लाइन है और उसके बाद अचानक से कोई लॉन्ग लाइन आती है, तो क्या होगा अगर कोई लॉन्ग लाइन के बाद कुछ बहुत सारे शॉर्ट लाइन्स है, तो क्या होगा अगर डबल सर्किट लाइन्स है। तो इस सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम जोन्स ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन और वहाँ के अंदर सेटिंग्स में। इस सेशन के अंदर हम इनफीड इफेक्ट और फॉल्ट रेजिस्टेंस इफेक्ट के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जिसको कि हम सेपरेट सेशन में करेंगे, जैसा कि हमने इंग्लिश सेशन में भी किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉल्ट टाइप्स। तो आपको पता ही है कि जो फॉल्ट होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर। एक ट्रांजिएंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट हो सकता है, दूसरा परसिस्टेंस या परमानेंट फॉल्ट हो सकता है। ट्रांजिएंट फॉल्ट्स वो होते हैं जो कि मेनली 80 to 85% चांसेस जो होते हैं लाइन के अंदर फॉल्ट का, वो ट्रांजिएंट फॉल्ट ही होते हैं। ये फॉल्ट वो होते हैं कि जो कि अगर आपने एक बार जो फॉल्ट पाथ का वोल्टेज रिमूव कर दिया है, तो एक शॉर्ट डेड इंटरवल के बाद अगर वापस आप लाइन को चार्ज करते हैं तो लाइन होल्ड हो जाती है। बेसिकली जो इस फॉल्ट का सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है लाइटनिंग की। जब भी आपका लाइटनिंग होगा तो क्या होता है कि जो टावर के ऊपर इंसुलेटर्स लगे होते हैं, इंसुलेटर्स में फ्लैश ओवर हो सकता है। इस फ्लैश ओवर के कारण से आपका फेज टू ग्राउंड टाइप्स का फॉल्स क्रिएट हो जाता है। सेकेंडली आपके ट्री के कारण से हो सकता है, या फॉरेस्ट का जो ग्रो हो रहा है मतलब उस लाइन के पाथ में जो RW वाला पाथ है उसके अंदर अगर हमारा फॉरेस्ट डेवलप होता जा रहा है, काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो उसके कारण से भी ट्रांजिएंट फॉल्स हो सकता है। हाई वेलोसिटी विंड के कारण से हो सकता है, स्विंगिंग लाइन्स के कारण से हो सकता है। एक और कॉज होता है कि स्मोक्स के कारण से हो सकता है कि जो मतलब स्मोक्स होता है, जो इसके कारण से जो एयर है उसके आसपास का सराउंडिंग का वो आयोनाइज हो जाता है। इस एयर के आयोनाइज होने के कारण से फ्लैश ओवर हो सकता है फेज टू ग्राउंड कंडक्टर्स के बीच में, और वहां से आपका एक ट्रांजिएंट फॉल्ट हो सकता है। ये सभी टाइप के फॉल्ट्स बहुत ही शॉर्ट डेड इंटरवल्स अगर आपने प्रोवाइड किया हुआ तो उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, और इसीलिए इनको ट्रांजिएंट फॉल्ट्स कहा जाता है। परसिस्टेंट फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स होते हैं कि इनको जब तक कि हमने रिपेयर नहीं किया है, जब तक कि परमानेंटली रिमूव नहीं किया सिस्टम से, तब तक सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि सपोज आपके किसी लाइन का टावर कोलैप्स हो गया है, या किसी लाइन के अंदर ट्री उस लाइन के ऊपर फॉल कर गया है, तो आप जब तक इस टाइप के कंडीशंस को, या कोई कंडक्टर है जो कि ब्रेक होकर के आप ग्राउंड के ऊपर गिर गया है, तो इस टाइप का कोई भी चीज अगर होता है तो वो परमानेंट फॉल्ट्स है। और परमानेंट फॉल्ट्स को जब तक कि हम रिमूव नहीं कर देते सिस्टम से, तब तक इसको सर्विस में नहीं ले सकते हैं। बेसिकली जो भी फॉल्ट्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उसको दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक फॉल्ट होता है सीरीज टाइप्स ऑफ फॉल्ट, और दूसरा होता है शंट फॉल्ट्स। फिर जो शंट फॉल्ट्स होता है वो भी आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसको कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। बैलेंस फॉल्ट बेसिकली वो फॉल्ट होता है जिसमें कि आपका तीनों फेज इन्वॉल्व होता है, और अनबैलेंस फॉल्ट जबकि आपका फेज टू ग्राउंड या डबल फेज टू ग्राउंड या डबल फेज टाइप का फॉल्ट है, तो ये अनबैलेंस्ड फॉल्ट होता है। इन सभी के एनालिसिस का अलग अलग मेथड्स होता है। जैसे अनबैलेंस फॉल्ट के लिए आपको पता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड्स यूज किया जाता है, तो हम इस सेशन में उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड क्या होता है। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपलेस्ट लेमन टर्म में बताया गया है कि फेज टू अर्थ फॉल्ट क्या है। सपोज आर फेज के कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कोई फॉल्ट है, या वाई फेज कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कोई फॉल्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट, अगर दो फेज के बीच में कोई फॉल्ट होता है, ये जैसे सपोज आर वाई फेज के बीच में फॉल्ट है, या वाई बी या बी आर के बीच में, तो उसको फेज टू फेज फॉल्ट कहते हैं। जब यही फॉल्ट दो फेज के बीच में होने के बाद ग्राउंड इन्वॉल्व कर जाता है उसमें, तो उसको फेज टू अर्थ फॉल्ट कहा जाता है, या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
जब फॉल्ट तीनों फेज के बीच में हो या तीनों फेज प्लस ग्राउंड इन्वॉल्व होता है तो वो 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट होता है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है जब आपने लाइन या मतलब जो अर्थ स्विच होता है, जो सेफ्टी अर्थ स्विच होता है, उसे हमने लगा हुआ छोड़ दिया है और उसके बाद क्लोज कर रहे हैं लाइन को या बस को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइप के जो फॉल्ट्स होते हैं उसको कहते हैं 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट्स। दूसरा एक टाइप का फॉल्ट हो सकता है ओपन सर्किट फॉल्ट, जिसमें कि कोई कंडक्टर बीच से ब्रेक हो गया है लेकिन अभी तक वो ग्राउंड को टच नहीं किया, तो वो ओपन सर्किट फॉल्ट है। लेकिन जैसे ही उसमें से कोई भी एक ब्रोकन कंडक्टर किसी भी एक एंड का ग्राउंड को टच कर जाता है या दूसरे एंड का भी कर सकता है, तो वो फॉल्ट होता है ओपन सर्किट प्लस फेज टू अर्थ फॉल्ट। एक फॉल्ट होता है जिसको कि कहते हैं क्रॉस कंट्री फॉल्ट, या जैसे एडजेसेंट पैरेलल लाइंस के बीच का जो फॉल्ट होता है, बेसिकली इसको क्रॉस कंट्री फॉल्ट कहा जाता है। आजकल क्या होता है कि सभी टावर में एक ही टावर के अंदर मैक्सिमम टाइम्स मल्टी सर्किट लाइंस होते हैं। इस मल्टी सर्किट लाइंस में क्या होता है कि एक सिंगल टावर के अंदर दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस रन करती है। तो जब आपके किसी एक लाइन का एक कंडक्टर और दूसरे लाइन के दूसरे कंडक्टर के बीच का जो फॉल्ट होता है उसको फॉल्ट बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइंस या क्रॉस कंट्री फॉल्ट्स कहा जाता है। अब ये जितने भी टाइप के फॉल्ट्स हैं इनके सभी का एनालिसिस का अलग अलग मेथड्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि हमें पता है कि कोई भी टाइप का अगर फॉल्ट है सन फॉल्ट, तो बेसिकली उसमें दो फिनोमेना होता है। एक होता है कि आपका करंट राइज करेगा और दूसरा वोल्टेज डिप करता है। तो जो करंट राइज और वोल्टेज डिप है इसके बेसिस पर अलग अलग प्रोटेक्शन डिजाइन किए जाते हैं। करंट राइज के कारण से जो प्रोटेक्शन होता है उसको कहते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन, और वोल्टेज डिप के कारण से अंडर वोल्टेज टाइप के प्रोटेक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के रेशियो से हम अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन और डिजाइन कर सकते हैं। सपोज हमने वी और आई के कॉम्बिनेशन से अगर कोई प्रोटेक्शन डिजाइन करना है वी बाई आई, तो वो आपका एक हो सकता है इम्पीडेंस प्रोटेक्शन, या आप वी और आई के कॉम्बिनेशन से पावर डिपेंडेंट भी प्रोटेक्शन डिजाइन कर सकते हैं कि रिवर्स पावर फ्लो या फॉरवर्ड पावर फ्लो या कोई भी अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी कुछ भी टाइप का प्रोटेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं सिर्फ इम्पीडेंस प्रोटेक्शंस की, तो जो कि आपका सिंपल टर्म्स में वोल्टेज और करंट का रेशियो है। तो हम प्रोटेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोटेक्शन के 5 बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। सबसे फर्स्ट है स्पीड, फिर सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। स्पीड का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम में अगर कभी भी फॉल्ट आ रहा है तो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में उस फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए कैपेबल हो। क्योंकि अगर आप एक सिस्टम में देखें और फॉल्ट करंट बहुत देर तक फीड होता रहेगा तो क्या होगा कि आई स्क्वायर इंटू आर टी, जो मतलब आपका हीट जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक चल रहा है तो, क्योंकि फॉल्ट करंट हमेशा किलो एम्पियर के रेंज में होगा, रेजिस्टेंस कितना भी मिनिमम हो तो ये जो हीट जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हमने फॉल्ट करंट को बहुत देर तक चलने दिया तो हो सकता है कि थर्मल डैमेजेस वगैरह जो है हमारे इक्विपमेंट का, ट्रांसमिशन लाइन्स का, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम हो बहुत ही फास्ट हो, बहुत फास्ट एक्टिंग हो। और बहुत फास्ट होने के लिए आपका जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर हम मेन ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हम ये चाहते हैं कि सबसे बहुत फास्ट का मतलब क्या है कि जीरो, लेकिन जीरो तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आइडियली जो है वो 2 to 3 साइकिल्स में फॉल्ट आइसोलेट करने के लिए कैपेबल हो। अब अगर हमने सिस्टम को, हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट करना है, तो जैसे-जैसे आप सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्शन सिस्टम को बहुत ही हाई स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वैसे-वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हमेशा हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि हम कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, कितना कॉस्ट रखना चाहते हैं और कितनी स्पीड चाहिए। तो इन तीनों के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है वो मिनिमम पॉसिबल जो फॉल्ट करेंट्स है या फॉल्ट पैरामीटर्स है उसके डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके 3 अलग-अलग कंडीशंस हो सकता है, एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस, एक एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और दूसरा फॉल्ट कंडीशंस। एबनॉर्मल का मतलब होता है कि सिस्टम में फॉल्ट नहीं है लेकिन ओवरलोड के कारण से या किसी भी दूसरे टाइप के कंडीशंस के कारण से कहीं और फॉल्ट हुआ है। मान लीजिए हमारा एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड है, कहीं दूसरे जगह पर फॉल्ट हुआ, उसके कारण से अभी आपके सिस्टम में कुछ वोल्टेज डिप है या करंट इंक्रीज हुआ है। तो ये सभी कंडीशन जो है एक्चुअल उस सिस्टम के लिए फॉल्ट नहीं है उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है कि करंट बढ़ा हुआ है। तो अब हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि ये जो ओवरलोड का कंडीशन है और जो फॉल्ट का कंडीशन है उसको डिटेक्ट कर सके। मतलब ये इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो मिनिमम फॉल्ट करंट है उसको और जो मैक्सिमम ओवरलोड कंडीशन है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के कैपेबल हो। नेक्स्ट
होता है कि आपका सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमारा जिस पर्टिकुलर पोर्शन में फॉल्ट है, हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम सिर्फ उसी को ही आइसोलेट करे। मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन ए बी का फॉल्ट है तो वो सिर्फ ए बी को आइसोलेट करे, बाकी जितना भी सिस्टम है वो सर्विस में रहे, जिससे कि आपका जो वाइड स्प्रेड आउटेजेज है वो ना हो। नेक्स्ट होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर ही दो टर्म्स आते हैं, सिक्योरिटी और एक और आता है डिपेंडेबिलिटी। मेनली क्या होता है सिक्योरिटी और डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम ऐसा हो कि जब फॉल्ट आए सिस्टम में तब तो वो ऑपरेट करे। मतलब अगर फॉल्ट है, क्योंकि नॉर्मली पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स बहुत कम होते हैं, तो जब बहुत कम फॉल्ट्स होते हैं तो हो सकता है हमारा एक प्रोटेक्शन सिस्टम एक साल तक कभी उसकी रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, एक साल तक वो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर उस एक साल के बाद अचानक कभी कुछ फॉल्ट आया तो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके और तुरंत ऑपरेट कर सके। एट द सेम टाइम अगर मतलब सिस्टम में फॉल्ट नहीं है और कोई नॉर्मल सिस्टम चल रहा है या एबनॉर्मल कंडीशंस कुछ आई है जो कि फॉल्ट नहीं है, तो हमारा सिस्टम उस केस में ऑपरेट ना करे। तो ये जो दो रिक्वायरमेंट्स होता है ये सबसे मेन। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो दिखाई गई दो बस है, एक लोकल एंड और रिमोट एंड, और उसके बीच में एक कोई ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है। जो नंबर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये नंबर्स बेसिकली ANSI कोड्स है और या IC कोड्स है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है अलग अलग कोड्स का अलग अलग मतलब होता है। सपोज 52 है, 52 का मतलब होता है ब्रेकर। 21 डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए नंबर यूज किया जाता है। 85 कैरियर एडेड, 68 आपका होता है पावर स्विंग, 79 ऑटो रिक्लोजर, 67 ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट के लिए होता है जो कि डायरेक्शनल नेचर का हो, तो डायरेक्शनल ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट। अब इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए 67 अगर है तो डायरेक्शनल ओवर करंट और N लगा हुआ तो डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट। 51 आपका होता है IDMT कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, और इसको कहते हैं टाइम डिलेड ओवर करंट। और इस टाइम डिलेड ओवर करंट में भी फिर दो हो सकता है, एक टाइम डिलेड ओवर करंट हो सकता है और टाइम डिलेड अर्थ फॉल्ट हो सकता है, मतलब 51N। 50 STB होता है स्टेप प्रोटेक्शन। फिर DR आपका DR के लिए है। 59 सिंपली आपका होता है ओवर वोल्टेज, 27 अंडर वोल्टेज और 25 सिंक्रोनाइजेशन के लिए चेकसिंग। LPT और BPT जो है इसका मतलब है लाइन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और बस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हालांकि आज की डेट में ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज ना करके CVT यूज किया जाता है। और हम CVT क्यों यूज करते हैं, CVT यूज करने के क्या ड्रॉबैक होते हैं, क्या चैलेंजेज होते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन पर, ये डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में या सेपरेट वीडियोज में। सबसे फर्स्ट होता है ओवरकरेंट प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट है। ओवरकरेंट प्रोटेक्शन बेसिकली हमने यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो क्या किया हुआ है, एक CT है जो कि करंट को रीड कर रहा है सेकेंडरी के टर्म्स में, और इस करंट को हमने एक हमारा 51 मतलब कि आपका टाइम डिलेड ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है उसके अंदर फीड किया हुआ है। इस टाइम डिलेड ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले का एक आउटपुट कॉन्टैक्ट हमने ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल्स को वायर्ड किया हुआ है। इस और जो 51 ओवर करंट रिले है उसके आउटपुट को हमने एक DC बैटरी से कनेक्ट रखा हुआ है। DC मतलब 220 वोल्ट या 110 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन आपके सबस्टेशन में कितने वोल्ट की बैटरी बैंक है, उससे पावर अप किया हुआ है। अब अगर इस रिले का सपोज कोई भी करंट है सेटिंग सपोज 100 एम्पियर या 200 एम्पियर, और जब ये फॉल्ट आया और वो करंट 200 एम्पियर से ज्यादा है तो सिंपली ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये मेक होगा, और इसको जिस टाइम पर ये NO कॉन्टैक्ट मेक होता है मतलब NC हो जाएगा, तो ये जो सेम DC बैटरी वोल्टेज है इसके थ्रू आपको ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और ट्रिपिंग कॉइल सिंपली हमारे ब्रेकर के मैकेनिज्म को ऑपरेट करता हुआ ब्रेकर को ओपन कर देगा, और जैसे ही ब्रेकर ओपन होता है तो फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है। ये ओवरकरेंट प्रोटेक्शन का बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का कंसेप्ट है। बेसिकली ओवरकरेंट प्रोटेक्शन नहीं यूज करने के लिए जो मेन लिमिट रीजन होता है या ओवरकरेंट प्रोटेक्शन के बहुत लिमिटेड यूज होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। सपोज करिए ये दो ट्रांसमिशन लाइन है, फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन और सेकंड ट्रांसमिशन लाइन। दोनों ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने दो रिले यूज किया हुआ है, एक R1 फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए और R2 सेकंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक कोई भी फॉल्ट आया जो कि सेकंड ट्रांसमिशन लाइन के एंड में है। जब यहाँ पर इस टाइप का कोई फॉल्ट आता है, सपोज कर लिए R1 R2, इस टाइम पर हमारा जो है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट प्रोटेक्शन हम यूज कर रहे हैं, जिसकी की सेटिंग फर्स्ट रिले की इसकी सपोज 200 एम्पियर है और इसकी 300 एम्पियर है। अब अगर ये फॉल्ट आया है IF1 तो हो सकता है इस फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड इतना हो कि ये
इससे भी ज़्यादा हो, R2 से भी और R1 से भी, मतलब ये फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड सपोज 400 एम्पियर है, तो वो R2 के करंट मैग्नीट्यूड सेटिंग से भी ज़्यादा है, R1 से भी। और क्योंकि दोनों इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है, तो इस केस में आपका होगा क्या कि फर्स्ट रिले, ये रिले भी ऑपरेट हो जाएगी और सेकंड रिले भी ऑपरेट हो जाएगी। तो ये सबसे फर्स्ट बेसिक लिमिटेशंस होता है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले यूज कर रहे हैं जिसमें कि आप करंट ग्रेडिंग यूज कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले आपको बैकअप प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब अगर हमारा फॉल्ट IF1 यहाँ पर है सेकंड ट्रांसमिशन लाइन में, और ये करंट दोनों रिले की सेटिंग से ज़्यादा है, तो आपकी दोनों प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट हो जाएगी और दोनों ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होगा। जबकि एक्चुअल में अगर आप सिर्फ सेकंड ट्रांसमिशन लाइन को ही आउट कर देते तो आपका काम हो जाता और वाइड स्प्रेड आउटेज से बच सकते थे। तो इसी कारण से इंस्टेंटेनियस ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज नहीं करते। सेकंड हो सकता है कि हम टाइम ग्रेडिंग करें और करंट ग्रेडिंग ना करें। मींस फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमने इसकी सेटिंग रखी है 400 एम्पियर और टाइम डिले 100 मिलीसेकंड। सेकंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो रिले है उसका हमने रखा है सपोज 400 एम्पियर विद टाइम डिले ऑफ 200 मिलीसेकंड। अब जब भी फॉल्ट आएगा और अगर करंट मैग्नीट्यूड 400 से ज्यादा है, तो ये रिले भी स्टार्ट होगी और R1 रिले भी ऑपरेट होगी। बट R2 रिले का टाइम डिले 100 मिलीसेकंड है, तो वो रिले पहले ऑपरेट हो जाएगी और फॉल्ट जो है आइसोलेट हो जाएगा, और उस टाइम तक R1 रिले का टाइम, क्योंकि इसका टाइम 200 मिलीसेकंड है, तो ये ऑपरेट होगी नहीं और आपका वाइड स्प्रेड आउटेज बच जाएगा। अगर सिर्फ हम जहां तक सोचें तो हमें ऐसा लगता है कि इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, लेकिन बेसिकली अभी ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब आप देखें, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका लोड साइड होता है और इस साइड में, लेफ्ट साइड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सोर्स साइड है। एक एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो अब जैसे जैसे आप सोर्स साइड में बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, फर्स्ट रिले का टाइम 100 मिलीसेकंड, सेकंड का 200 मिलीसेकंड, थर्ड का 300 मिलीसेकंड। तो जो आपका रिले जो सबसे क्लोजेस्ट होगा सोर्स का, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है सबसे ज्यादा है। जबकि जो फॉल्ट करंट है वो किस केस में सबसे ज्यादा होगा, जो जब फॉल्ट आपके सोर्स के बिल्कुल पास में होगा। तो जैसे ही फॉल्ट सोर्स के बिल्कुल पास में है, तो उसमें फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा है, लेकिन रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो सबसे कम है। तो इस केस में जो सबसे बड़ा लिमिटेशंस होता है वो ये होता है कि आपके सिस्टम में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये मेथड भी यूज नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड यूज किया जाता है वो होता है आपका IDMT कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड मेथड यूज किया जाता है, जिसमें कि सिंपली IDMT का मतलब होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, कि जितना ज्यादा फॉल्ट करंट होगा उतना कम ऑपरेटिंग टाइम होता है। सपोज आपका इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमारा करंट का लेवल इतना है तो ऑपरेटिंग टाइम ये है। जैसे करंट का लेवल कम हो गया है तो हमारा ऑपरेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है। तो इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रिले है उसका कैरेक्टरिस्टिक हम सेट करते हैं। सेकंड रिले का कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली पैरेलल होगा फर्स्ट रिले से, और इसके बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल। जो कि कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल हमारा डिपेंड करता है बेसिकली दो तीन फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर की जो आपकी यहाँ की रिले R2 है, वो ऑपरेट होने के बाद ब्रेकर ओपनिंग होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो एक जो ब्रेकर ओपनिंग टाइम, और सेकेंड फैक्टर कि जो R1 रिले है उसका रीसेट टाइम कितना है। तो इन दोनों फैक्टर्स में कि R2 रिले का ऑपरेशन टाइम और R1 रिले का रीसेट टाइम, इन दोनों का सम करके प्लस एक सेफ्टी मार्जिन वो हमें रखना होता है, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन टाइम। एक डाउट आ रहा होगा कि हम R2 रिले का तो ठीक है ब्रेकर ओपनिंग टाइम ले रहे हैं, R1 का रीसेट टाइम क्यों लेते हैं। R1 का रीसेट टाइम इसीलिए लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपका फर्स्ट रिले है जो जिसमें मतलब जब फॉल्ट आया तो दोनों रिले ने फॉल्ट सेंस किया। फॉल्ट सेंस किया, सपोज करिए एक डिस्क टाइप की कोई रिले है, तो डिस्क दोनों की रोटेट हो रही है। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ, सेकंड R2 रिले ऑपरेट हो गई। R2 रिले ने ऑपरेट होने के बाद फॉल्ट क्लियर कर दिया, लेकिन क्या R1 का डिस्क इंस्टेंटेनियसली तो आपका स्टॉप होगा नहीं। R1 का डिस्क स्टॉप होने के लिए उसकी इनर्शिया के कारण से कुछ और एडिशनल टाइम चाहिए। तो ये जो एडिशनल टाइम डिले होता है उसको कहते हैं हम रीसेट टाइम। तो हमेशा इस रीसेट टाइम को पिक्चर में लेना होता है। अगर इस रीसेट टाइम को पिक्चर में नहीं लेते हैं तो आपका जो है कोऑर्डिनेशन टाइम बहुत कम हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, और माल फंक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम और डिस्कस करेंगे जोन्स के टाइम पर। नेक्स्ट जो लिमिटेशंस होती है ओवरकरंट प्रोटेक्शंस की, कि अभी आपने देखा कि ये तो हम बहुत सिंपल सिस्टम के लिए डिजाइन कर रहे थे। जैसे जैसे ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारा कम्प्लेक्स होता जाता है, जैसे जैसे सिस्टम में नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ फीडर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ओवरकरंट प्रोटेक्शंस की सेटिंग्स जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और सेकंड लिमिटेशन होता है, अगर हमारा फॉल्ट करंट और लोड करंट दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेरेबल है, तो फिर हम ओवरकरंट प्रोटेक्शन की सेटिंग सही से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज आपका फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड जो है किसी सिस्टम में वो आता है 250 एम्पियर या 300 एम्पियर्स, एक एग्जांपल के लिए, और जो लोड करंट है वो भी चलता है 200 या 225 एम्पियर, तो उस केस में अब फॉल्ट करंट और लोड करंट जो है ऑलमोस्ट एक ही मैग्नीट्यूड के आसपास है। तो
तो अब हम सिस्टम को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या सेटिंग रखना हमारे लिए सही है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल लोड करंट के आसपास की सेटिंग रखते हैं, सपोज लोड करंट 200 चलता है हमारा और फॉल्ट करंट हमारा मिनिमम फॉल्ट करंट हो सकता है 250, तो अगर हमने 250 सेटिंग रखा है तो हो सकता है कि ये 200 एम्पियर जो हमारा लोड करंट चल रहा है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर कुछ ओवरलोड आता है तो वो भी 250 के रेंज में चला जाए और हमारे इनकरेक्ट ऑपरेशन हो जाए सिस्टम में। तो इस कारण से ओवर करंट प्रोटेक्शन की एक लिमिटेशन होती है कि जब भी फॉल्ट करंट और लोड करंट कंपेरेबल होगा तो इसको यूज करना बहुत फिजिबल नहीं होता है। सेकंड एक लिमिटेशंस होता है ओवर करंट प्रोटेक्शंस का कि जहां पर सिस्टम में चेंजेज होते रहते हैं, कि सपोज कुछ नया जनरेटर्स ऐड हो गया, कुछ लाइनें हैं जो कि पहले थी और अब उसको अपने बीच से कट करके और दूसरा कोई लाइन कहीं और लेकर के चले गए, जिसको हम रीलो कहते हैं, कि दो सबस्टेशन के बीच की एक लाइन थी और उस लाइन को अब आपने बीच से ब्रेक करके तीसरे सबस्टेशन में ले गए हैं और फिर जो ये लाइन पहले ए बी थी अब वो ए बी ना हो करके ए सी और बी सी करके दो अलग अलग लाइन हो गई। तो इस टाइप की जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज होते हैं, जब न्यू जनरेटर्स आते हैं या कुछ जनरेटर शटडाउन में है, तो उन सभी कंडीशंस में ओवर करंट प्रोटेक्शन के इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, इस केस में क्या हुआ है कि पहले हमने एज्यूम किया कि दो जनरेटर्स हैं, ये दो सोर्सेज हैं जिनका कि इम्पीडेंस एग्जैक्टली दोनों का सेम है 10 ओम। एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कि इम्पीडेंस हमने कंसीडर किया है 4 ओम और ये 400 केवी बस है और सपोज करिए कि फॉल्ट इस पॉइंट पर है। इस टाइम पर सभी चीज सर्विस में है, मीन्स दोनों जनरेटर सर्विस में है, ट्रांसमिशन लाइन भी आपका पिक्चर में है और फॉल्ट इस पोजीशन पर है। अब इस पोजीशन पर अगर फॉल्ट है तो हमारा टोटल जो फॉल्ट करंट, ये जो 50 इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है, इसका टोटल फॉल्ट करंट कितना होगा 400 केवी बाई रूट 3 जो कि हमारा वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाय 10 और 10 दो जनरेटर्स पैरेलल में, तो 10 एंड 10 पैरेलल मींस 5 प्लस 4 ओम जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है या इंपेडेंस है। तो 400 केवी डिवाइड बाय रूट 3 इंटू 5 प्लस 4, दैट मीन्स हमारा इस समय जो फॉल्ट करंट आएगा वो आएगा 25.6 किलो एम्पियर। तो अगर अभी हम बात करें इस ओवर करंट रिले के लिए तो 25.6 किलो एम्पियर पर भी इस रिले को ऑपरेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अभी ये फॉल्ट करंट इस रिले की जोन में नहीं है बल्कि नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन में है। तो जो यहाँ की रिले होगी इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन की, उसे ऑपरेट करना है। दैट मीन्स कि ये जो ओवर करंट रिले 50 है उसकी सेटिंग हमें 25.6 किलो एम्पियर से ज्यादा रखना है। अगर हमने 25.6 किलो एम्पियर से कम रखा है तो इनकरेक्ट ऑपरेशंस होने के चांसेज है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अब हमने क्या किया है कि एक जनरेटर जो है वो शटडाउन में है या सिंपल एक ही सोर्स अवेलेबल है और फॉल्ट करंट जो है अब वो फॉल्ट का पाथ जो है वो इंटरनल अंदर मूव हो गया है। इस केस में क्या होगा कि आपका क्योंकि एक ही जनरेटर है तो टोटल इंपेडेंस जो है अप टू फॉल्ट पॉइंट वो हो गया 10 ओम और ये मानते हैं कि फॉल्ट जो है बिल्कुल क्लोजर टू बस है, तो इस केस में 400 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 10 ओम जो हमारा इंपेडेंस है। तो अब हमारा जो करंट मेजर्ड होगा रिले के द्वारा वो है 23.09 किलो एम्पियर। लेकिन इस केस में हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फॉल्ट F1 पोजीशन पे है तो रिले ऑपरेट नहीं होना, मींस रिले सेटिंग 25.6 किलो एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही फॉल्ट F2 पोजीशन पे आए तो रिले ऑपरेट होना चाहिए, मींस रिले सेटिंग 23.09 किलो एम्पियर से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अपने इस पर्टिकुलर रिले के लिए 50 के लिए जो सेटिंग रखना है वो ऐसा रखना है कि जो कि 23 से कम हो लेकिन 25 से ज्यादा हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे मेजर लिमिटेशंस होती है ओवर करंट प्रोटेक्शन की। जैसे जैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है वैसे वैसे हम इसकी सेटिंग्स जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। सेकंड थिंग आप देख रहे हैं कि इसका जो सेटिंग है वो डिपेंड करता है सोर्स इम्पीडेंस के ऊपर। तो अगर सोर्सेज चेंज हो रहे हैं तो हमारा जो ओवर करंट प्रोटेक्शन से इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओवर करंट को मूव करके डिस्टेंस रिले पे। डिस्टेंस रिले यूज करने का सबसे मेन रीजन तो ये होता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन है ओवर करंट रिले का और डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का वो टाइम डिले के साथ अचीव किया जाता है। और टाइम डिले अगर आप देखें जो मैंने सेकंड के डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हमारा आपका टाइम डिले बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो जैसे हमने लास्ट के डिस्कस किया कि जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो उसमें ओवर करंट और डायरेक्शनल ओवर करंट रिले के थ्रू प्रोटेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाता है। नेक्स्ट की क्योंकि सोर्स इम्पीडेंस पर डिपेंडेंट है तो जैसे जैसे सोर्सेज चेंज होंगे, जैसे जैसे कुछ जनरेटर्स आउट है या कोई जनरेटर इन है, उसके बेसिस पर हमारा करंट चेंज होगा। करंट अगर चेंज होगा तो ओवर करंट रिले के कोऑर्डिनेशन या उसके सेटिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। और डिस्टेंस प्रोटेक्शन का जो सबसे सिंपल टर्म्स में अगर डिस्टेंस प्रोटेक्शन की बात करें तो बेसिकली क्या है कि करंट और वोल्टेज और करंट का रेशियो है आपके रिलेइंग पॉइंट पर जो रिले को
वोल्टेज मेजरमेंट आ रहा है और करंट जितना भी उसको पास मेजर होकर के आ रहा है, उन दोनों का एक रेशियो है जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कितना डिस्टेंस प्रोटेक्शन की क्या सेटिंग है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले जो आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये बहुत फास्ट ऑपरेटिंग होता है, इसका टाइम 20 to 30 मिली सेकेंड्स में ऑपरेट हो जाती है। अगर जोन 1 की बात करें, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है या अदर रिले के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। फिर नेक्स्ट होता है कि इसका जो डिजाइन है वो बहुत इजी है और बहुत सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वाइड रेंज ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। कम्युनिकेशन एडेड स्कीम के थ्रू आप 100% इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन अचीव कर सकते हैं पूरे ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और कम्युनिकेशन एडेड स्कीम्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और बैकअप जोन्स के लिए भी एडिशनल टाइम डिलेड प्रोटेक्शन अवेलेबल होते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले कैसे ऑपरेट होती है, किस टाइप से डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले को डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर जब हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम इन-फीड इफेक्ट को अभी कंसीडर नहीं करेंगे और फॉल्ट रेजिस्टेंस के इफेक्ट को देखेंगे, और उसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा कंप्लीट डिटेल में हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे, क्योंकि इस सेशन में हम खुद को सिर्फ बेसिक कंसेप्ट तक ही लिमिट कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें हमने क्या किया है, सिंपल आप ये देख रहे हैं वीएस और जेडएस जो है ये एक सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनरेटिंग वोल्टेज है वीएस, और जेडएस जो है वो सोर्स इम्पीडेंस है। जेडएल ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस है और लोड, जेड लोड जो है वो कोई भी लोड इम्पीडेंस है। ये जो डॉट है ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा रिले इंस्टॉल्ड है, और वी आर जो है वो रिलेइंग पॉइंट का वोल्टेज है, और आई आर जो है वो करंट मेजर किया गया है रिले के द्वारा अपने इस रिलेइंग पॉइंट पर। तो अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो बेसिकली इम्पीडेंस क्या होगा यहाँ पे, वी आर डिवाइडेड बाई आई आर। और वी आर डिवाइडेड बाई आई आर कितना होगा, अगर आप इस सर्किट में देखिए राइट हैंड साइड में, ये एक सिंगल फेज सिस्टम, सिंपल सिस्टम है। तो वी आर सिंपली आपका क्या है, आई आर इंटू जेड एल प्लस जेड लोड। तो आई आर टाइम्स जेड एल प्लस जेड लोड डिवाइडेड बाई आई आर करेंगे तो जेड एल प्लस जेड लोड इज द मेजर्ड इम्पीडेंस। दैट मीन्स कि जो हमारा इम्पीडेंस रिले यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर रखा है, वो इम्पीडेंस रिले इस करंट और वोल्टेज के थ्रू जो इम्पीडेंस मेजर करता है वो टोटल इम्पीडेंस होता है, मतलब लाइन इम्पीडेंस प्लस लोड इम्पीडेंस जो भी मतलब वो वहां तक कनेक्टेड है, उस सभी इम्पीडेंस का सम इसमें डिस्प्ले होता है। अब अगर आप बात करें कि सपोज बीच में ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पर बीच में फॉल्ट आ गया, अभी इस फॉल्ट में हम फॉल्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, फॉल्ट रेजिस्टेंस हमारे 0 है। तो उस केस में सपोज जब ये फॉल्ट आया तो एक पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिस लाइन का इम्पीडेंस जो है वो है m टाइम्स जेड एल, m कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, और रिमेनिंग का है 1 माइनस m टाइम्स जेड एल। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर, तो जो रिले के द्वारा जो करंट आई आर है वो मेजर्ड करंट कितना होगा, आई एफ मीन्स फॉल्ट करंट प्लस आई एल जो कि लोड करंट है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा इम्पीडेंस जो मेजर किया गया रिले वो कितना होगा, वी आर डिवाइडेड बाई आई आर, और आई आर बेसिकली क्या है, आई एफ प्लस आई एल। तो ये हमारा वी आर डिवाइडेड बाई आई आर हो गया। और अगर हम इस सर्किट में टोटल में बात करें तो हमारा जो वी आर है वो क्या है, वी आर सिंपली है आई आर टाइम्स एम जेड एल प्लस आई एफ टाइम्स 0, तो दैट मीन्स आई आर टाइम्स एम जेड एल। तो अगर हम इस में इम्पीडेंस मेजर की बात करें तो वो है आई आर टाइम्स एम जेड एल डिवाइडेड बाई आई आर, तो वो हमारा सिंपली आ जाएगा m टाइम्स जेड एल, या जितना इम्पीडेंस हमारा यहाँ तक है वही। और वो अभी इसके कारण से आ रहा है क्योंकि हमने फॉल्ट रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, मतलब रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। अब आर प्लस जे एक्स को अगर आप 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो एक उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक एंगल होगा टेन इनवर्स एक्स बाई आर। तो दैट मीन्स अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा सिंपली दिखा रहा है एक इम्पीडेंस जो कि किसी भी एक एंगल पे हो सकता है, और ये जो रेड लाइन विद डॉट है वो सिंपली इम्पीडेंस मेजर्ड है जो हमारे रिले ने किया है m टाइम जेड एल। ये राइट हैंड साइड में जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो लोड इम्पीडेंस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सिंपल वी वाई आई है, और मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस कितना हो सकता है उस एरिया को ये डिपिक्ट करता है। अब ये हमारा सबसे सिंपल कंडीशंस था। अब मान लीजिए कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें हमने फॉल्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन आपके जब भी फॉल्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रेजिस्टेंस भी होगा। ये फॉल्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हो सकता है कि जैसे फेज टू फेज फॉल्ट है तो उसमें जो फॉल्टेड कंडक्टर्स है, सपोज आर वाई फेज का फॉल्ट है, तो जो आर वाई फेज के फॉल्ट के बीच में जो आर्क फॉर्म हुआ है उस आर्क के कारण से जो आर्क का जो
रेजिस्टेंस है वो फेज फॉल्ट का रेजिस्टेंस हो सकता है, दैट इज आर्क रेजिस्टेंस। अगर ग्राउंड फॉल्ट है तो आपका इसके में रेजिस्टेंस क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो सकता है जो आर्क रेजिस्टेंस है टावर और कंडक्टर के बीच में, प्लस टावर और टावर पुटिंग रेजिस्टेंस, प्लस ग्राउंड रिटर्न पाथ का जो रेजिस्टेंस है। तो जो फॉल्ट रेजिस्टेंस होता है वो आपका डिपेंड करता है कि एक तो कि खास तौर से फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में, कि एक तो कि फॉल्ट किस पर्टिकुलर लोकेशन पर हुआ है, क्योंकि वहां का ग्राउंड रिटर्न किस टाइप की सॉइल है इसके थ्रू डिपेंड करता है, या टावर पुटिंग रेजिस्टेंस वहां का कितना है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फॉल्ट रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर ट्री के साथ कांटेक्ट से या कंडक्टर जो है वो ग्राउंड के ऊपर आकर के गिरा हुआ है। सेकंड चीज एक होता है कि टावर के का जो फुटिंग रेजिस्टेंस है ये, और एक ओवरहेड जो हमारा कंडक्टर्स होता है उसके ऊपर एक सील्ड वायर्स यूज किया जाता है लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए, तो ये भी ग्राउंडेड होता है। तो इसके बीच में पैरेलल पाथ बन के आपका जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू अफेक्ट होता है। टावर पुटिंग रेजिस्टेंस वैसे बहुत कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 ओम होता है, से लेकर के और डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का वहां पर वर्कमैनशिप पे कैसा क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, तो हंड्रेड्स के रेंज में भी हो सकता है। जहाँ पर सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है वहां पर हो सकता है कि आपका जो ग्राउंड रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आएगा। और लास्ट चीज कि क्योंकि आपका फेज फॉल्ट का जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि आर्किंग के ऊपर, कि फेज कंडक्टर्स के बीच का आर्किंग के ऊपर, इसमें ग्राउंड रिटर्न पाथ नहीं आ रहा पिक्चर में, ना ही आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस पिक्चर में आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस हमेशा जो है फेज फॉल्ट का रेजिस्टेंस हमेशा जो ग्राउंड फॉल्ट का रेजिस्टेंस होगा उससे बहुत कम रहता है। तो इसका जो जब इस रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं तो इसके कारण से हमारे इम्पीडेंस रिले पर क्या इफेक्ट आता है ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि अब ये जो टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है, खासतौर से जो आर्क रेजिस्टेंस है, आर्क रेजिस्टेंस तो एक एम्पेरिकल चीज हो गया कि आर्क कितना फॉर्म हो रहा है आर फेज वाई फेज के बीच में या फेज टू ग्राउंड कंडक्टर के बीच में। तो अगर आर्क रेजिस्टेंस एक एम्पेरिकल चीज है, इस एम्पेरिकल का फॉर्मूला दिया गया था वेरिंगटन के द्वारा जो कि है 28707 into L divided by I to the power 1 minus 4, और यहाँ पर I जो होता है वो एक्चुअल फॉल्ट करंट है और L जो है लेंथ ऑफ आर्क है इन मीटर्स में। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो आर्क रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉल्ट करंट का। और अगर इससे आप थोड़ा सा और ध्यान से सोचिए तो हमारा जो फॉल्ट रेजिस्टेंस है वो सब या आर्क रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका फॉल्ट जो है एक किसी भी लाइन के एंड लोकेशंस पर है, क्योंकि जैसे फॉल्ट एंड लोकेशंस पर है उस टाइम पर क्या होगा कि वहाँ पे फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। अगर फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो आपका आर्क रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी फॉल्ट सपोज सबस्टेशन ए बी के बीच की ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है और ए एंड की रिले का मेजर कर रहा है, तो जो सबस्टेशन बी के बिल्कुल नियरेस्ट फॉल्ट होगा उसमें फॉल्ट करंट कम मेजर करेगा ए एंड की रिले, और वहां पर रेजिस्टेंस आर्क रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो अब आर्क रेजिस्टेंस के इफेक्ट से क्या होगा डिस्टेंस प्रोटेक्शन के ऑपरेशन पर, ये देखते हैं। तो अभी सेम एग्जैक्ट सेम सर्किट है जो कि पीछे हमने कंसीडर किया है, बस अब हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पर जो फॉल्ट रेजिस्टेंस आर एफ पहले 0 कंसीडर किया था उसको 0 ना करते हुए आर एफ का एक मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया है। तो आपका अगर आप देखें कि टोटल जो हमारा ये वी आर है या वोल्टेज मेजर्ड बाय रिले होगा वो कितना होगा, आई आर टाइम्स एम जेड एल प्लस आई एफ टाइम्स आर एफ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आई आर। अब एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारा आई एफ है, या यहाँ से अगर आप इस नोड पर देखें तो आई आर इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल, और आई एफ जो है वो हमारा लोड करंट के कंपेरिजन में फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आई एफ इज वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू आई एल, और उससे क्या होगा कि आई आर और आई एफ को आप कंपेरेबल मान सकते हैं कि मतलब जो रिलेइंग पॉइंट पर जो हमारा करंट मेजर हो रहा है रिले से रिले में वो फॉल्ट करंट ही है। तो अगर इस टाइप से हम करें तो सिंपली हमारा वी आर कितना हो जाएगा, आई आर टाइम्स एम जेड एल प्लस आई आर टाइम्स आर एफ, दैट मीन्स एम जेड एल प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आई आर। तो हमारे जो टोटल इम्पेडेंस मेजर्ड होगा वो होगा एम जेड एल मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का वो इम्पेडेंस जहाँ तक फॉल्ट आया वहां तक के इम्पेडेंस प्लस फॉल्ट रेजिस्टेंस। अब अगर इसको हम प्लॉट करें एक इसके ऊपर डिस्टेंस प्रोटेक्शन पर कि अर्थ फॉल्ट का रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा, तो ये पुराना केस था जहां पर कि हमारा अगर आप 2 स्लाइड पीछे जाए तो ये नॉर्मल कंडीशंस है जिसमें कि हमारा इंपेडेंस मेजर्ड बाय रिले जो होगा वो एग्जैक्टली लाइन एंगल पर ही होगा, एम टाइम जेडएल है। लेकिन जैसे ही हमने फॉल्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है तो अब हमारा हो सकता है कि इंपेडेंस मेजर्ड जो है वो इस पॉइंट पर आए कहीं पर, क्योंकि अब क्या है एम जेडएल प्लस आर एफ, तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जैसे ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर सपोज कर लेते हैं कि एक हम सर्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या
इसको आगे हम बात करेंगे ऑफसेट मोह कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप इस टाइप के मोह कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल मोह कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं तो अभी तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही इम्पीडेंस मेजर्ड आ रहा है। जब तक इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ रहा है इम्पीडेंस मेजरमेंट तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन अब आप इसी से विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर ये फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा तो हो सकता है कि इम्पीडेंस मेजर जो है ये इस सर्कल के बाहर आ जाए, और उस केस में हमारे जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि उसके जोन का फॉल्ट वो कंसीडर ही नहीं करेगा। तो ये आर्क रेजिस्टेंस या फॉल्ट रेजिस्टेंस का एक मेन लिमिटेशंस होता है कि डिस्टेंस रिले के परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करता है। तो अभी आपने ये देखा कि अगर फॉल्ट रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर देते हैं तो उससे डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। हालांकि अभी जो हम ये देख रहे हैं वो एक बहुत ही सिंपलेस्ट केस है। इसके अंदर हमने ना तो इनफीड इफेक्ट को कंसीडर किया है, ना ही हमने प्री फॉल्ट पावर फ्लो के कंडीशंस को कंसीडर किया है। तो जब हम सभी इफेक्ट को एक साथ कंसीडर करेंगे कि प्री फॉल्ट पावर फ्लो जो हो रहा है, सबस्टेशन ए सबस्टेशन बी के बीच में पावर एक्सपोर्ट या पावर इंपोर्ट हो रहा है, और उस टाइम पर फॉल्ट रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है और इनफीड भी है, तो डिस्टेंस रिले के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अभी के लिए अब आप जैसे देखें कि अगर हमने इस रेजिस्टेंस को, हो सकता है कि फॉल्ट रेजिस्टेंस यहाँ आए, उस केस में तो ये फॉल्ट रेजिस्टेंस इस कैरेक्टरिस्टिक के बाहर है और हमारी रिले ऑपरेट ही नहीं होगी, जबकि फॉल्ट तो अभी भी इस लाइन के अंदर ही है, रिले ऑपरेट होनी चाहिए। अब एक कंडीशन तो ये है कि आप इस सर्कल के एरिया को बढ़ा दें, लेकिन हम सर्कल के एरिया को नहीं बढ़ा सकते। सर्कल को इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो सिंपली लाइन इम्पीडेंस रिएक्टेंस जो है उसके इक्वल होता है। तो अगर लाइन एक बार आपका डिसाइड होगा कि 100 किलोमीटर की लाइन है और जिसका कि टोटल रिएक्टेंस सपोज 100 ओम है, तो ये इसका रेडियस तो 50 फिक्स हो गया, तो ये सर्कल तो इतना ही रहेगा। अब अगर सिर्फ इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सर्कल का सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए अगर आप चेंज करेंगे फिर ये सर्कल तो बचेगा ही नहीं, ये कुछ और बन जाएगा, हो सकता है एलिप्स बन जाए, तो वो सर्कल की प्रॉपर्टी जो डिफीट हो जाएगी। तो इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मतलब मोह कैरेक्टरिस्टिक या इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बहुत ज्यादा फॉल्ट रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगर वो करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए कि जो कंडीशन मैं बता रहा था कि हो सकता है फॉल्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। अब यहाँ पर शॉर्ट लाइन वाला केस क्यों कंसीडर किया कि शॉर्ट लाइन के केस में क्या होगा, आपका एम जेड एल जो है वो बहुत कम है, और आर एफ जो है हो सकता है आर एफ की मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण से अब इम्पीडेंस मेजर इतना बाहर आ जाए। इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक या मो कैरेक्टरिस्टिक तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सर्कल इतना ही यूज कर सकते हैं, सर्कल इससे बड़ा या छोटा तो कर ही नहीं सकते, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंस के ऊपर। तो अगर हमें इसको इंक्लूड करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक यूज कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि आप अगर इसमें देखें तो हमारा एक बार रिएक्टेंस फिक्स है, लेकिन हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना भी ले सकते हैं। अभी इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर की ये नीचे वाली लाइन और इधर वाली ये लाइंस क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये लाइंस इस टाइप से क्यों ड्रॉ किए गए हैं। अगर हम नॉर्मल सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें तो क्या होगा उसके हम आगे डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन के वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सबसे जो सिंपल चीज अभी जो मैं आपको बता रहा था आरएक्स डायग्राम, आरएक्स इंपेडेंस डायग्राम सिंपल जो है वो रीसेटिंग के लिए यूज किया जाता है, और एक आगे अब हम पढ़ेंगे जेडटी डायग्राम जो कि ऑपरेटिंग टाइम के लिए डिसाइड किए जाते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है आपका इंपेडेंस कैरेक्टरिस्टिक, और इंपेडेंस कैरेक्टरिस्टिक सिंपल अगर आप देखें तो ये क्या है कि जो लाइन की टोटल आपकी रिएक्टेंस है उसके बेसिस पर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी अगर फॉल्ट है तो हमारी रिले ऑपरेट कर जाएगी। अगर हम इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर रहे हैं तो आपको एक सिंपल चीज तो ये दिख रहा होगा कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, फॉल्ट आ गया तो ये ऑपरेट। लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक का अगर आप देखें तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये एक नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसमें कहीं पर भी फॉल्ट आएगा तो ये ऑपरेट हो जाता है। तो ये इसका सबसे मेजर लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट इस चीज से बचने के लिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यूज किया जाता है वो होता है मो कैरेक्टरिस्टिक। मो कैरेक्टरिस्टिक में अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अब हमने सिंपली बस क्या किया है कि इस सर्कल को ओरिजिन से स्टार्ट किया है और रेडियस एग्जैक्टली फिर से सेम रखा है, वही जो हमारा लाइन इंपेडेंस था उसके लिए। तो इसके कारण से अब क्या होगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मो कैरेक्टरिस्टिक्स वो इनहेरेंटली डायरेक्शनल होता है, मतलब अब सिर्फ अगर फॉल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तब तो ऑपरेट होगी, अगर नीचे कहीं पर भी इधर फॉल्ट है रिवर्स डायरेक्शन में तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अब अगर आप देखें कि अगर फॉल्ट बिल्कुल ही हमारे ओरिजिन के आसपास है तो हो सकता है कि ये करेक्ट डिसीजन ना ले सके, और उसको मतलब ओरिजिन के आसपास का फॉल्ट मतलब बिल्कुल क्लोज इन फॉल्ट है तो हो सकता है कि वो फॉल्ट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का हो लेकिन ये इसको रिवर्स समझ करके रिले ऑपरेट ना करे।
उससे बचने के लिए ऑफसेट MAO कैरेक्टरिस्टिक यूज किया जाता है, जिस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सिंपली क्या करते हैं कि हम रिवर्स डायरेक्शन में भी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया सपोज 10% या 20% ऑफ लाइन लेंथ उसको कवर कर लेते हैं। तो अब हमारा ये रिले नॉर्मली सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की फॉल्ट्स के लिए काम करेगा और बिल्कुल क्लोजिंग फॉल्ट्स जो है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा और उसमें ऑपरेट करता है सही से। नेक्स्ट आता है कि अगर आप इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो इन सभी की एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है ये कि जो आप इसमें देखेंगे कि इनका जो रेजिस्टिव रीच का एरिया है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है कि लोड एरिया तक पहुंच जाए और लोड एरिया तक पहुंचने के कारण से इसमें होता क्या है कि इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट जोन्स ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शंस। जोन्स ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल केस है जिसमें कि हम कंसीडर कर रहे हैं 3 बस M, N और P और इसके बीच में 2 ट्रांसमिशन लाइन्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें पहले का तो एक ट्रांसमिशन लाइन है MN और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन है NP। ट्रांसमिशन लाइन M पर जो MNP के बीच में जो हम रिले इंस्टॉल कर रहे हैं बस M पर वो है RM और बस N पर जो ट्रांसमिशन लाइन NP के लिए जो रिले यूज कर रहे हैं वो है RN। बेसिकली होता क्या है कि जो डिस्टेंस रिले अगर हम बात करें तो हमारा आइडियल केस में तो ये होना चाहिए कि जो रीच सेटिंग है जोन 1 के लिए वही हमारा इतना होना चाहिए कि वो 100% कवर कर ले, मतलब इस कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन MN को, और वो हम इंस्टेंटेनियस टाइम डिले रखें और हमारा और किसी जोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं बचेगी। बट हम जोन 1 को कभी भी 100% रीच सेटिंग नहीं रख सकते। इसके रीजन ये होता है कि एक तो ये है कि जो हमारा कैलकुलेशन है, जो इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहा है रिले RM, वो कैसे कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज इसको मेजर हो रहा है CVT के थ्रू, करंट मेजरमेंट आ रहा है CT के थ्रू। इन दोनों डिवाइस का अपना कुछ ना कुछ मेजरमेंट एक्यूरेसी होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। इस एरर के कारण से हो सकता है कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो ना हो इम्पीडेंस का। तो दो तो ये फैक्टर हो गया आपका CT एरर और CVT एरर। तीसरा कि रिले की खुद की एक्यूरेसी होती है। सभी रिले न्यूमेरिकल रिले है और न्यूमेरिकल रिलेज में जो हम करंट इनपुट दे रहे हैं या वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं उसको इंटरनली डिजिटाइज किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो डिजिटल फॉर्म पर ही काम करेगा। डिजिटाइज करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। और जो आपका सैंपल रेट कितना ज़्यादा आपने रखा हुआ है प्लस आपका क्वांटाइजेशन एरर कितना मिनिमम है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बिट्स यूज करेंगे आप उतना ही कम आपके एरर के चांसेस हैं, पर जितना ही नंबर ऑफ बिट्स हम ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही एक तो हमें मतलब जो हमारा प्रोसेसर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चाहिए तो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स रखने हैं, कितना हम प्रोसेसर की स्पीड रख सकते हैं। जैसे ही हम इसको लिमिट करते हैं तो इस जो न्यूमेरिकल रिले है उसकी खुद की एक इनएक्यूरेसी पिक्चर में आ जाती है। चौथा एक एरर हो सकता है कि लाइन के जो पैरामीटर्स है, मतलब आपका जो इम्पीडेंस है, जो इसके पैरामीटर्स हमने एंटर्ड किए हैं रिले के अंदर, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यूज, इसमें भी एरर होता है, क्योंकि जो खासतौर से जो जीरो सीक्वेंस वाले पैरामीटर्स होता है वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस के ऊपर, सॉइल पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स है इसके कारण से जोन की सेटिंग हम एग्जैक्टली 100% नहीं रख सकते। इसके अलावा और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो हमारा फॉल्ट करंट का कंट्रीब्यूशन है वो रिमोट टर्मिनल से कितना आ रहा है, या जो हमारा फॉल्ट का इम्पीडेंस है वो कितना है, जो हमारे पास इनफीड अगर कुछ है तो उसका क्या है, प्री फॉल्ट पावर फ्लो का डायरेक्शंस क्या है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली हम जोन 1 को 80 to 85% सेट करते हैं, पर जनरली 80% रखा जाता है, ये मानते हुए कि जो आपकी 4 मेजर सोर्स ऑफ एरर्स है, मतलब हमारा CT एरर, CVT एरर, रिले एक्यूरेसीज और जो आपका लाइन पैरामीटर्स एरर है, इन सारों को अगर हम +5 या -5 मतलब +-5% कंसीडर करें तो हम मैक्सिमम 80% रख सकते हैं कि अगर हमने सपोज ये 100 किलोमीटर की लाइन है और 1 ओम पर किलोमीटर इसकी इम्पीडेंस है, और हम मान के चलते हैं कि हमने आइडियली हमें 100 ओम रखना था जोन 1 का, लेकिन हम 80 ओम रखते हैं, और अब हमारा सभी एरर +5 की डायरेक्शन में भी अगर है तो वो 80 जो है रिले के पास मेजर होकर के मैक्सिमम 100 ही आएगा, तो उस केस में भी इस लाइन को पूरा कवर करेगा। लेकिन अगर हमने सपोज पहले ही 100 रखा है और हमारा एरर +5 है, तो उस केस में जो रिले जो है ये 100 वाला हो सकता है उसको 120 के आसपास रीड करे, और इस केस में हमारी रिले जो है वो सही ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि अब वो उस लाइन का फॉल्ट मेन लाइन का है लेकिन उसे कंसिडर करेगा आउट ऑफ जोन और उस केस में ऑपरेट नहीं होगी। रिवर्स भी हो सकता है कि हो सकता है फॉल्ट आउट ऑफ जोन हो, मतलब 120 पर फॉल्ट हो लेकिन सभी रिले -5 सभी से एरर -5 की डायरेक्शन में हो, तो 120 -20, और उस केस में हो सकता है कि हमारा जो रिले रीड कर रहा हो वो रीड करे 100% मीन्स की रिमोट बस पे, और उस केस में हमारी जोन ऑपरेट हो जाए।
तो इस टाइप की इनएक्यूरेसीज से बचने के लिए जोन 1 की सेटिंग्स जो है वो मैक्सिमम 80% रखी जा सकती है। 80 टू 85% होता है, इंडिया में जनरली 80% रखते हैं सिंपल केस में। अभी हम सीरीज कंपनसेटेड लाइंस की बात नहीं कर रहे, पैरेलल लाइंस की बात नहीं कर रहे, वहां पर रेंज अलग से डिफाइन होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। सिंपल केसेस में हमेशा 80% हो सकता है। अब जो बाकी का 20% बच गया उसको कवर करने के लिए हम जोन 2 रखते हैं। तो जोन 2 की बेसिकली सेटिंग्स हो सकती है 100%, लेकिन अगेन वो जो 5 टाइप जो हमारा 4 टाइप का एरर है, और अगर प्लस माइनस 5% कंसीडर करें तो ये जो जोन 2 है वो मैक्सिमम आपका रखना पड़ेगा 120। 120 क्योंकि अगर आप आपने 120 रखा है उस केस में वो -5 हो जाए चारों एरर, तो भी आप रिमोट बस तक रीच कर जाए। तो जोन 1 80% ऑफ प्रिंसिपल लाइन, जोन 2 आपका 120% ऑफ प्रिंसिपल लाइन होता है। जोन 3 सिंपली होता है रिमोट एंड का बैकअप। तो वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल लाइन प्लस जो रिमोट एंड की लॉन्गेस्ट लाइन होगा उस टोटल का इंपीडेंस का 120%। और 120 हम हर बार इसीलिए करते हैं कि हर एक एरर का 5%, हम ये मान के चलते हैं कि सभी एरर प्लस माइनस 5% हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर अगर हम प्लस 5% के केस में लेकर चले तो मैक्सिमम प्लस 20% एरर हो सकता है। इस टाइप से 3 अलग-अलग जोन्स डिफाइन करके 3 अलग-अलग जोन्स यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल रिले में। फर्स्ट जोन अगर आप देखें तो ये स्मॉलर जो आपका सर्कल है फर्स्ट जोन है। जोन 2 120%, जोन 3 कंप्लीट बैकअप। इसी को रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक में भी ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें डिस्टेंस जोन्स, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन ए बी है, और इस ए बी ट्रांसमिशन लाइन में जो सबस्टेशन ए की तरफ से 80% यहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन का 80% इम्पीडेंस वो है जोन 1। जोन 2 वो 120% ऑफ द इम्पीडेंस है, तो मतलब 120% ऑफ लाइन ए बी जो कि यहाँ तक रीच करेगा। और जोन 3 जो रिमोट एंड की लॉन्गेस्ट लाइन है, रिमोट एंड की लॉन्गेस्ट लाइन है उसका सम प्लस मतलब हमारी प्रिंसिपल लाइन प्लस लॉन्गेस्ट लाइन फ्रॉम रिमोट एंड इनटू 120%। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जोन 1 तो प्रिंसिपल लाइन का ही है। तो अगर जोन 1 में कोई भी फॉल्ट होगा तो उसको ऑपरेट करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए मिनिमम, मतलब जोन 1 हमारा इंस्टेंटेनियस होगा। तो जोन 1 का टाइम ऑफ ऑपरेशन अगर आप नीचे लॉजिक डायग्राम में देखें, इसको जेटी डायग्राम कहते हैं, तो जोन 1 इंस्टेंटेनियस होगा, और कोई भी फॉल्ट अगर जोन 1 में डिटेक्ट किया तो रिले तुरंत ट्रिप हो जानी चाहिए। जोन 2 अगर आप देखें तो इसमें कुछ पोर्शन प्रिंसिपल लाइन का है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो रिमोट एंड का भी आता है, रिमोट एंड सब के लाइन का। तो अब इस कारण से जोन 2 को हम जीरो तो रख नहीं सकते, जोन 2 का एक कोई ना कोई टाइम डिले होगा। ये टाइम डिले आपका डिपेंड करेगा कि जो रिले सबस्टेशन बी को लगाया हुआ है उस रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है, यहाँ का ब्रेकर ओपनिंग टाइम कितना है, प्लस इस एंड की जो रिले है उसका रीसेट टाइम कितना है, प्लस अगर सबस्टेशन बी पे कुछ ब्रेकर फेलियर रिले लगा है तो उसका ऑपरेटिंग टाइम। उन सभी को कंसीडर करते हुए जोन 2 का टाइम 350 टू 500 मिलीसेकंड हो सकता है। और ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन क्या होता है ये हम आगे के सेशन में देखेंगे। जोन 3 बेसिकली अब आप देखें तो जोन 3 क्या है कि जो लॉन्गेस्ट लाइन है रिमोट एंड से उसका बैकअप। तो जोन 3 का टाइम सबसे ज्यादा होता है, ये 1 सेकंड या 1.5 सेकंड हो सकता है। नॉर्मली 1 सेकंड होता है हमेशा, लेकिन आप देखें अगर तो जोन 3 बहुत बड़ा एरिया है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लाइन है जो कि 765 केवी का है, नेक्स्ट लाइन भी 765 का है, लेकिन जो जोन 3 का रीच है वो हो सकता है कि इतना ज्यादा होने के कारण से कि 400 केवी तक रीच कर जाए, मतलब ट्रांसफार्मर के बाद तक पहुंच जाए। तो उन केसेस में जोन 3 का टाइम डिले 1 सेकंड से बढ़ा के 1.5 सेकंड किया जाता है। ये सेम चीज है जो लास्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा था कि सबस्टेशन ए बी और एक ट्रांसमिशन लाइन ए बी और सी डी दूसरी ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर सबस्टेशन ए से बात करें तो Z1A जो कि लाइन ए बी का 80% इम्पीडेंस होगा। जोन 2A वो सिंपली क्या होगा, आपका लाइन ए बी का ही 120% इम्पीडेंस। जबकि जो जोन 3 होगा वो जोन 3 हमारा, अब अगर यहाँ पर देखिए स्लाइड में तो दो चीज बता रहे हैं, एक जोन 3 फॉरवर्ड और जोन 3 रिवर्स। जोन 3 फॉरवर्ड एंड रिवर्स का मतलब क्या है कि जनरली तो सभी फॉरवर्ड लुकिंग जोन्स है, जोन 1 जोन 2 जोन 3, लेकिन एक जोन हम रिवर्स डायरेक्शन में बनाते हैं जिसको जो कि सिंपली आपका बैकअप होता है इसके बस बार के लिए। अब अगर हम जोन 4 की बात करें रिवर्स डायरेक्शन में तो इसका अगर आइडियली देखें तो 0% इम्पीडेंस होना चाहिए, लेकिन वही +5 वाला जो एरर हम 4 अलग अलग एरर की बात करते हैं, तो जोन 4 की मैक्सिमम रीच हो सकती है रिवर्स डायरेक्शन में 20%। लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम बात करें, कोई हमारी छोटी लाइन है इस साइड में और ये 20%, अगर सपोज यहाँ की लाइन बड़ी लाइन है और इसका 20% हो सकता है कि आके छोटे लाइन की जोन 2 तक रीच कर जाए, तो उस केस में जोन 4 का रीच कम करके 10% कर दिया जाता है प्रिंसिपल लाइन का 20% की बजाय। तो इस टाइप से 3 फॉरवर्ड लुकिंग जोन होगा, जोन 1 जोन 2 जोन 3, और एक रिवर्स जोन होगा जोन 4 या जोन 3A रिवर्स। अब जोन 3A फॉरवर्ड जो है वो हमारा कितना है, ZAB
प्लस ZCD इंटू 120%। और 120 आपको मैं बता चुका हूँ कि वो फंडा क्या है कि चारों एरर का +5। ये उसी को सर्कल डायग्राम में अगर हम ड्रॉ करें ऑफसेट मो कैरेक्टरिस्टिक में, तो एक ट्रांसमिशन लाइन ए बी, नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन CD। तो ए बी का 80% जो रेड कलर का सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जोन 1, ग्रीन कलर मतलब जोन 2 जो कि BC है, मतलब AC। और नेक्स्ट जोन 3 उसके दो पोर्शन हो जाएंगे, एक रिवर्स डायरेक्शन और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए ऑफसेट मो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किया गया है, क्योंकि इसमें आपको रिवर्स जोन का भी फीचर मिल जाता है, जो कि बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्लेन इम्पीडेंस, नॉर्मल मो कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं मिलेंगे। जोन 1 ये आपको बता चुका हूँ कि फास्ट ऑपरेशन होता है, ट्रिप द सर्किट ब्रेकर विदाउट डिले। जैसे ही मतलब फॉल्ट जोन 1 में डिटेक्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा। इसका रीसेटिंग 100% नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने 100% किया तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है उसमें ओवररीच कर सकती है लाइन रिले। और उस केस में ओवररीच करने का मतलब होता है कि जो फॉल्ट यहाँ पर है उससे कम डिस्टेंस पर रिले देख रही है। मतलब फॉल्ट सपोज है 120 किलोमीटर पर, लेकिन रिले उसको देख रही है सिर्फ 100 किलोमीटर पे, तो उसको कहते हैं ओवररीच। और उस केस में आपके ऑपरेट होने के चांसेस रिले के माल ऑपरेशन के ज्यादा होते हैं। ओवररीच के जो रीजन्स होते हैं यही है CT, VT, लाइन इन्फॉर्मेशन और रिले मेजरमेंट एरर। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोज ये जोन 1 है, अगर हमने जोन 1 को 100% रखा तो अब क्या है कि सब अगर फॉल्ट इस पॉइंट F पर है तो यहाँ के 4 एरर के कारण से ये जोन 1 जो है हो सकता है यहाँ तक के फॉल्ट को भी रीड कर ले कि ये तो हमारे मेन लाइन का ही फॉल्ट है और रिले इनकरेक्ट ऑपरेट हो जाए। इसके कारण से जोन 1 80% ही रखा जाता है। जोन 2 ये लास्ट के 20% को कवर करता है, जो कि जोन 1 ने कवर नहीं किया था। मीन्स जो 20% यहाँ का एरिया ब्लैंक रह गया है Z1G के बाद। Z1G का मतलब है जोन 1 ऑफ रिले G। तो अगर हम इस 20% की बात करें तो उसके लिए ही जोन 2 होता है। लेकिन जोन 2 का एक और एडवांटेज होता है कि ये रिमोट एंड के बस बार को बैकअप प्रोवाइड करता है हमें। दूसरा, जो जोन 2 होगा वो हमेशा टाइम डिलेड होता है। और जोन 2 का टाइम डिले इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप बात करें सपोज यहाँ पर फॉल्ट इस पॉइंट F पर है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होना चाहिए, Z1H मतलब कि रिले एट H जो है उसका जोन 1 ऑपरेट होना चाहिए और वो फॉल्ट को आइसोलेट करना चाहिए। अगर वो फेल होता है कि वो ऑपरेट नहीं करता है तो हमारा जोन 2 ऑपरेट होगा G लोकेशन पर। इसीलिए जोन 2 बैकअप तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन टाइम डिलेड होता है। एडजेसेंट लाइन सेक्शंस का जोन 2 जो होता है उसको कभी भी टाइम ग्रेडिंग आपस में नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर H सबस्टेशन के जोन 2 का टाइम 500 है तो G सबस्टेशन के जोन 2 का टाइम 800 होगा या 600 होगा, ऐसा नहीं है। जोन 2 का टाइम हर जगह पर बराबर ही होता है। और ये इसके जो मेन रीजन होता है, एक तो ये है कि जोन 2 आपका ओवरलैप करता है सिर्फ स्टार्टिंग के 20% पर ही। तो मतलब अगर हम इसी केस की बात करें और यहाँ पर आप देखिए फॉल्ट अगर F पोजिशन पर है, F पॉइंट पर है, तो बेसिकली आपका क्या होगा, Z1H ऑपरेट करना चाहिए। Z1H अगर ऑपरेट कर गया तो ये फॉल्ट आइसोलेट करेगा या नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि Z1H ऑपरेट तो कर गया लेकिन जब इसने ट्रिपिंग कमांड दिया तो ब्रेकर नहीं खुला। अगर ब्रेकर नहीं खुला और फॉल्ट हमें आइसोलेट करना है तो अब दो केस हो सकता है। एक तो कि क्योंकि अब ये फॉल्ट जी के सबस्टेशन जी की जो रिले है उसके भी जोन 2 में है और H के रिले के भी जोन 2 में है, तो इनमें से कोई भी इस फॉल्ट को आइसोलेट कर सकता है। लेकिन आपका H वाला रिले ऑपरेट नहीं करेगी जब तक कि वो सेपरेट ट्रिप कॉइल और सेपरेट सेट ऑफ मैकेनिज्म पे नहीं कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जोन 1 जब ऑपरेट हुई थी सबस्टेशन H का और इसने जो ट्रिपिंग कमांड दिया था जिस ट्रिपिंग कॉइल को, जिस ब्रेकर को, जोन 2 भी उसी पाथ से ही ट्रिपिंग कमांड देगा। और अगर Z1H ही ने फॉल्ट क्लियर नहीं किया तो Z2H करेगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपली अब ये एज्यूम करते हैं कि ये वाला तो फॉल्ट क्लियर करेगा नहीं, तो G वाला जो है वो वहां से फॉल्ट क्लियर करेगा। दूसरा चीज, अगर आप जोन 2 को टाइम डिले करते जाएं हर एक का कोऑर्डिनेट कि इसका 500 है, इसका 600, तो जैसे ही हम सोर्स की तरफ पहुंचे तो वहां का जोन 2 का टाइम बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये एक चीज होता है कि इसके कारण से जोन 2 के टाइम डिले से हमें आपस में कोऑर्डिनेशन से कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, अनलेस और अनटिल जो जोन 2 अब सबस्टेशन H था वो सेकंड ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर रहा हो। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जोन 1 फेल टू ऑपरेट्स है, मतलब एक कंडीशन तो ये था कि जोन 1 ऑपरेट्स हो गया और ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, तो उस केस में तो ठीक ही था। दूसरा केस था कि अगर जोन 1 फेल हो गया ऑपरेट होने से, इस केस में हो सकता है कि जोन 1 अब फेल हुआ ऑपरेट होने से तो आपका जोन 2 G और जोन 2 H में से कोई भी एक ऑपरेट होगा। अब
जोन 2 जी और जोन 2 एच में से अगर कोई एक हमारा ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि रेस कंडीशन है किसकी रिले ज़्यादा फास्ट है हमें पता नहीं है। तो इस केस में एक पर्टिकुलर इतने से ड्यूरेशन के लिए इस 20% रीजन में फॉल्ट है, जोन 1 ऑपरेट नहीं हुआ, तो अब जोन 2 जी और जोन 2 एच में से कोई भी रिले ऑपरेट हो सकती है। ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पर की एक रेस कंडीशन है और डिपेंड करेगी रिले की एक्यूरेसी के ऊपर कौन सा कितना फास्ट है। आप कुछ सेलेक्टिविटी लूज कर रहे हैं, लेकिन अगेन फिर वही चीज है कि इसको आप अगर बचना है तो टाइम ग्रेडिंग करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम टाइम ग्रेडिंग करेंगे और बहुत सारे लाइन सेक्शंस हैं तो सोर्स के पास का जो फॉल्ट होगा वो बहुत डिलेड क्लियर होता है, इसीलिए जोन 2 को आपस में जोन 2 के कोऑर्डिनेशंस नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट चीज आता है कि अगर एक लॉन्ग लाइन है और उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट लाइन्स है तो हम जोन 2 की सेटिंग्स क्या रखें। अगर सपोज करते हैं कि एक जोन लाइन है जी एच, ये है सपोज 300 किलोमीटर की और इसके बाद की जो नेक्स्ट लाइन है वो है सिर्फ 50 किलोमीटर की, एच जी। अब अगर जी एच लाइन की बात करें, ये लाइन आपको है 300 किलोमीटर, तो इसका जोन 2 कितना होगा, 300 इंटू 120% तो मतलब 360। और जो एच जी सबस्टेशन एच जे लाइन जो है, ये लाइन ही टोटल 50 किलोमीटर की है, तो इसका मतलब अब हमारा 360 अगर हम यहाँ से बात करें तो ये इस लाइन को क्रॉस करके इसके आगे तक आ गया है, मतलब हमारा जोन 2 यहाँ कहीं तक होगा। अब इस केस में अगर फॉल्ट हमारा यहाँ पर है इस पॉइंट एफ पर, तो ये फॉल्ट बेसिकली एच सबस्टेशन के जो इसमें तो है ही नहीं, आपका एच सबस्टेशन का जो जोन 1 है इसमें तो है नहीं, ये फॉल्ट एच सबस्टेशन के जोन 2 में भी नहीं है क्योंकि ये लाइन बहुत छोटी थी, और इस लाइन का जो जोन 2 है वो हो सकता है, मतलब अगर ये मान लीजिए 40 से 45 किलोमीटर की लाइन है तो उसका जो जोन 2 है, अगर ये 40 किलोमीटर माने एग्जांपल के लिए, तो 40 किलोमीटर का 120% कितना होगा, 48। तो 48 की अगर बात करें तो 48 तो यहीं कहीं आएगा, जबकि इसका जोन 2 जो आ रहा है पहले लाइन का वो 360 है। तो मतलब एच सबस्टेशन के जोन 1 में भी फॉल्ट तो है ही नहीं, एच सबस्टेशन का जोन 2 भी फॉल्ट नहीं देखेगा, एच सबस्टेशन का जो रिले है वो जोन 3 रिले इस फॉल्ट को देख रहा है, लेकिन उससे पहले जी सबस्टेशन के जोन 2 जो है वो ऑपरेट हो जाएगी और आपका अननेसेसरली एक लार्जर वाइड स्प्रेड आउटेजेस होने के चांसेस है अगर आपने 120% ही रखा है। तो इन सभी कंडीशंस में क्या करते हैं, बेसिकली आप दो चीज कर सकते हैं, एक या तो जोन 2 के टाइम बढ़ा दें या दूसरा रीच कम कर लें। टाइम हम बढ़ा नहीं सकते, इसका डिस्कशन तो लास्ट स्लाइड में ही किया है। हम क्या कर सकते हैं कि जोन 2 के रीच को कम करें। जोन 2 के रीच को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कभी भी एक लॉन्ग लाइन के बाद एक शॉर्ट लाइन है तो जोन 2 का रीच सिंपली होता है 100% ऑफ प्रिंसिपल लाइन प्लस 50% ऑफ एडजेसेंट शॉर्टेस्ट लाइन, क्योंकि अब अगर इसका आपने सिर्फ 50% रखा तो वो कितना हो जाएगा 300 प्लस इसका 50%, मतलब कि अगर 40 किलोमीटर लेना है तो 20, तो सिर्फ 320 किलोमीटर तक ही जोन 2 होगा। और इस केस में आपका जो ये है अननेसेसरली वाइड स्प्रेड आउटेज उससे हम बच जाते हैं। जोन 3 ये पहले बता चुका, ये प्रोवाइड्स करता है बैकअप नेक्स्ट एडजेसेंट लाइंस के लिए, ये बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बस बार के लिए रिवर्स जोन में। अगर हम जोन 4 की बात करते हैं तो इसकी एक्चुअल सेटिंग्स डिपेंड करेगी कि कौन से टाइप की स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, परमिसिव या ब्लॉकिंग, जो कि हम नेक्स्ट सेशन या उसके नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और सेटिंग्स जो इसकी रीच सेटिंग है वो पहले बताया था मैंने आपको कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा वो सिंपली जो मेन प्रिंसिपल लाइन है प्लस लॉन्गेस्ट लाइन फ्रॉम रिमोट बस उसका 120%, और रिवर्स डायरेक्शन में जिसको कि जोन 3 रिवर्स या जोन 4 कहते हैं वो 10% टू 20% ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रीच इन रिवर्स डायरेक्शन ये हो सकता है। ये आइडियल हमारा जो है ये आइडियल कंडीशंस में है कि जोन 1 का टाइम बेसिकली इंस्टेंटेनियस जो है, पावर सिस्टम में कुछ होता नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंटेंशनली कोई टाइम डिले न डाला जाए। रिले की ऑपरेटिंग टाइम हमेशा 1 to 2 साइकिल्स या 3 साइकिल्स हो सकता है। तो जोन 1 का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 15 to 30 मिली सेकेंड्स के आसपास होता है। जोन 2 का टाइम डिले आइडियल कंडीशंस में जो ये कैलकुलेशंस है इसमें सिंपली क्या है, अब अगर जोन 2 के टाइम को देखें तो जोन 2 का टाइम बेसिकली हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, ये हम डिसाइड करते हैं, अगर आप यहाँ पे एक लेवल और हम पीछे आए तो जो जोन 2 अगर हम इसी स्लाइड से देखने की कोशिश करें तो जोन 2 का ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा। सबसे पहले अगर कोई फॉल्ट आया इस लोकेशन पर तो जो हमारी रिले होगी एच की, जो जोन 1 रिले वो ऑपरेट होनी चाहिए। तो रिले एच की जो जोन 1 रिले होगी एच सबस्टेशन की, उसका कोई भी ऑपरेटिंग टाइम होगा, एज्यूम कर लेते हैं कि 20-30 मिली सेकेंड कुछ भी है, तो 30 मिली सेकेंड ये रिले की ऑपरेटिंग टाइम है। जब ये रिले ऑपरेट होगी तो उसके बाद उसी टाइम पर आपका क्या है कि जिस टाइम पर फॉल्ट आया यहाँ की जी सबस्टेशन का जोन 2 भी पिकअप में है, और तो नेक्स्ट अब जिस टाइम पर इसने फॉल्ट देखा तो एच रिले ने यहाँ पर जोन 1 में फॉल्ट देखा और जी रिले ने जोन 2 में।
तो अब जैसे एच रिले ऑपरेट होगी तो इसका जोन 1 का कोई ऑपरेटिंग टाइम होगा जो कि मान लेते हैं 30 मिली सेकेंड है। 30 मिली सेकेंड में रिले तो ऑपरेट होगी लेकिन फॉल्ट तो क्लियर होगा नहीं। फॉल्ट क्लियर कब होगा? जब यहाँ पे जो ब्रेकर लगा हुआ है वो ओपन हो जाए। तो इस ब्रेकर का एक कोई ना कोई ऑपरेटिंग टाइम होगा, तो वो हम मानते हैं 20 टू 30 मिली सेकेंड, और एक एग्जाम्पल के लिए उसको भी अगर 30 मान लें तो 30 प्लस 30 मिनिमम 60 मिली सेकेंड तो आपको चाहिए ही यहाँ से फॉल्ट क्लियर करने के लिए। अब अगर ये रिले यहाँ पर सही ऑपरेट हो गई और जोन मतलब ब्रेकर भी ओपन हो गया तो 60 मिली सेकेंड के बाद फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 60 मिली सेकेंड के बाद फॉल्ट क्लियर हो गया तो यहाँ की जो रिले है वो कुछ टाइम बाद रीसेट हो जाएगी। तो इस रिले का एक पर्टिकुलर रीसेट टाइम भी होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 60 मिली सेकेंड पे फॉल्ट क्लियर हो और तुरंत यहाँ का जोन 2 रीसेट होगा। उसको एक दो सैंपल चाहिए अगर न्यूमेरिकल रिले है तो, या फिर आपका डिस्क वाले रिले है तो कुछ स्क्रीन के कारण से कुछ टाइम के बाद स्टॉप होगा। तो वो एक रीसेट टाइम मान लेते हैं 40 मिली सेकेंड कुछ भी, तो 60 प्लस 40 मिली सेकेंड तो आपका 100 मिली सेकेंड तो मिनिमम टाइम है कि इस 100 मिली सेकेंड के बाद ही यहाँ का जोन 2 ऑपरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर इस 40 मिली सेकेंड के बाद भी डिस्क स्टॉप नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट तो चल ही रहा है, ये तो उसी से आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर फॉल्ट चल ही रहा है तो अब जोन 2 ऑपरेट होना चाहिए। तो मीन्स मिनिमम टाइम तो जोन 2 का होना चाहिए 100, लेकिन अगर हमने 100 ही रखा तो क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी लूज होने के चांसेज है कि 100 मिली सेकेंड पर हो सकता है कि ये फॉल्ट आइसोलेट हो गया हो, लेकिन क्योंकि इसके बीच में एक रेस कंडीशन है और यहाँ से भी जोन 2 ऑपरेट हो जाए और अननेसेसरली आपकी ये लाइन आउट हो जाए। तो एक सेफ्टी मार्जिन के लिए कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल दिया जाता है, कुछ एक टाइम डिले, जो कि सपोज कर लेते हैं कि 50 टू 100 मिली सेकेंड हो सकता है और हम 50 मिली सेकेंड दे सकते हैं। तो 100 प्लस 50 मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन यहाँ के जोन 2 रिले का जो होगा वो होगा 150 मिली सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि इससे पहले कि यहाँ की जोन 2 रिले ऑपरेट करे, यहाँ पर एक लोकल बैकअप होता है प्रोटेक्शन का, कि अगर जोन 1 फेल हो गया या यहाँ की रिले ऑपरेट हुई और फॉल्ट आइसोलेट नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो यहाँ का जो ब्रेकर है मतलब रिले ऑपरेट हुई जोन 1 में, इसने ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड दिया लेकिन ब्रेकर ने फॉल्ट आइसोलेट नहीं किया है, तो यहाँ पर जो ब्रेकर है उसका ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन इनेबल होता है, जो कि फॉल्ट आइसोलेट करेगा लोकली बस बार वगैरह ट्रिप करके। जो भी कंडीशन है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन के टाइम पर, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन उस ब्रेकर फेलियर रिले का एक अपना टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है 200 मिली सेकेंड। तो 150 प्लस 200 तो मिनिमम जोन 2 का टाइम जो होता है वो 350 मिली सेकेंड होता है। इसीलिए आप कहीं भी देखेंगे तो जोन 2 का टाइम ऑफ ऑपरेशन 350 मिली सेकेंड होता है। लाइक वाइज जब हम बात करेंगे जोन 3 का तो उसका 1 सेकेंड हो सकता है। अब अगर हमारा कहीं पर दो जोन्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो, कि मतलब ऐसा हो कि जोन 2 जो है किसी लाइन का इस टाइप से हो कि अगले लाइन की जोन 1 में जाकर के वहां तक पहुंच जा रहा हो और वहां तक आपका जो रीच है वो पहुंच रहा है, तो उस केस में भी हम टाइम को डिले कर सकते हैं। या फिर जैसा कि पहले बताया था, ये वो वाला कंडीशन है जहां पर एक लॉन्ग लाइन है उसके बाद एक शॉर्ट लाइन आ रहा है। तो अब अगर ऐसा वाला कोई कंडीशन है कि लॉन्ग लाइन फॉलोड बाय शॉर्ट लाइन, तो वहां पर आप जोन 2 के रीच को चेंज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको देखा, डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश की, जोन के रीच कैसे सेट किए जाते हैं, बेसिकली जोन के टाइमिंग कैसे सेट किए जाते हैं वो देखा। और अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अगला सेशन, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम्स क्या है, मतलब अंडर रीचिंग स्कीम्स, ओवर रीचिंग स्कीम्स, या फिर परमिसिव अंडर रीचिंग, परमिसिव ओवर रीचिंग, इस टाइप के स्कीम्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, डायरेक्ट अंडर रीचिंग ट्रांसफर ट्रिप स्कीम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, फॉल्ट रेजिस्टेंस का इफेक्ट कैसे कैसे चेंज होता है इन फीड के बेसिस पर, पावर फ्लो कंडीशंस के बेसिस पर, अगर सीरीज कंपनसेटेड लाइन हो तो रीच सेटिंग कैसे होता है, ये सभी चीज हम आगे के अलग अलग सेशंस में देखेंगे। आप सभी वीडियोस को देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। ये थियोरेटिकल सेशंस के बाद जब हम प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि रिले में पर्टिकुलर सेटिंग्स क्यों इंप्लीमेंट की जाती है, एक पर्टिकुलर सेटिंग्स का रिले के अंदर क्या यूज है, वही सेटिंग क्यों रखा गया है, यही जोन क्यों सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है तो आगे प्रैक्टिकली चीजों को समझना आसान हो जाएगा। और जब हम लास्ट में फॉल्ट एनालिसिस करेंगे और जब हम आपको डीआर एनालिसिस बताएंगे तो वो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।